Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक विभिन्नताएं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 नंबर में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है. वैसे हम टारगेट कर रहे हैं रीट और यूपी टेट के सिलेबस को. बाकी जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको लगभग हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे. अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो हमने कुछ 17 चैप्टर्स किए हैं, जिसमें कुछ 3-4 प्रैक्टिस सेशन है और कुछ 10-12-14 के आसपास आई थिंक हम टॉपिक्स कर चुके हैं. तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वो इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे. एक्चुअली दीज आर दी हार्ड टाइम्स हम कह सकते हैं. बहुत ही टफ टाइम इंडिया के लिए है ये. हम सभी देख ही रहे हैं अपनी आंखों से या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. फैमिली में कोई ना कोई बीमार है, आप खुद हो सकता है कोरोना से या फीवर से या किसी भी तरीके की समस्या से गुजर रहे हो, है ना. तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप तो आ गया है, बट ठीक है, ऐसे जान है तो जहान है कहा जाता है. अब मैं सोच भी रही थी परसों से क्लास लेनी है, और फिर मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई. तो चीज़ें कई बार वही है जो हम एक फील्ड थियोरी पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, कर्ट लेवन की. तो फील्ड थियोरी में यही कहा जाता है, मैं बहुत बार एग्जांपल भी देती हूँ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लाइफ में, और कुछ फैक्टर्स आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं अपने गोल से. तो लाइफ में ये चलता रहता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. कुछ चीज़ें आपको आगे फोर्स करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं आगे बढ़ने से. तो आप लोग ध्यान रखिए परिवार का, अपना. और अब डेली टाइम निकालिए 9:30. मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ पहले से. 9:30 यानी रात को 9:30 हम पहले चैप्टर्स करेंगे. बीच बीच में प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, और एक बार ये सारे चैप्टर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएंगे यूपी टेट और रीट के, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे भरपूर. तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है ना. बिल्कुल. तो डेली मिल रहे हैं आपसे हम, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी लेट्स लर्न से पढ़ते हैं या जिनकी इच्छा है डिस्कशन की, तो वो लोग उन लोग को भी बता दीजिए ऐसे शेयर वेयर करके कि भाई आज से सेशन शुरू हो गया. मैं भी बहुत मिस किया आप लोगों को. मतलब टीचिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो ऐसा हो जाता है कि अगर कभी गैप आ जाए तो पता नहीं, जैसे खाना मिसिंग हो, है ना. खैर, तो स्टार्ट करते हैं. ध्यान रखिए अपना. हाँ, थोड़ी बहुत वीकनेस तो रहेगी, देखो टाइम लगता है. कलेक्टिवली निकल जाएंगे हम लोग, खराब टाइम से भी निकल ही जाएंगे, है ना. एक जैसा तो कभी नहीं रहती चीज़ें. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, थोड़ा हंसी मजाक के साथ, क्योंकि जब समय मुश्किल हो तो थोड़ा हंस लेना चाहिए अपने ऊपर भी और सिचुएशन के ऊपर भी, है ना. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. अगर बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं कह रही थी थोड़ा हंस लेना चाहिए, है ना. मुश्किल टाइम है तो हंस लेना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक रखेंगे. क्यों? ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. कुछ लोग मुश्किल टाइम में बहुत ही सीरियस फेस बना करके और घूमते हैं इधर से उधर, या चीजें खराब चल रही हैं, बट ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि कौन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा. बेसिकली हम सभी एक दूसरे से अलग हैं. कोई भी दो लोग दुनिया में बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल नहीं हो सकते. अंतर पाया जाएगा चाहे आप ट्विंस ही क्यों ना हो. जो लोग बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस हैं, चाहे फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, जो बिल्कुल जुड़वा बच्चे हैं, जिनकी हेरिडिटी में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है, वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते. अपनी आदतों में, अपने एप्टीट्यूड में, अपने इंटरेस्ट में, यानी जो उनकी रुचि है, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनका टेम्परामेंट है, जो उनका बिहेवियर है, पूरी तरह से सेम कोई भी दो लोग दुनिया में नहीं होते. मतलब कह सकते हैं कि किसी भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता. इन द सेम वे दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते पूरी तरह से. तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, है ना. अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके बहुत टाइम के बाद. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली हैं क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम सभी में एज इंडिविजुअल्स कुछ बायोलॉजिकल बेसिस पे यानी जैविक रूप से कुछ विभिन्नताएं, कुछ अंतर पाए जाते हैं, है ना. मेंटली जो हमारा मेंटल लेवल है, मानसिक रूप से हमारे अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं, है ना. जैविक लक्षणों में भाई हमारी बायोलॉजी भी तो किन्हीं भी दो लोगों की हेरिडिटी या जीन्स सेम नहीं हो सकते ना, बिल्कुल पूरी तरह से. फिर है, अगर हम बात करें हमारा मानसिक स्तर जो है, मानसिक स्तर या मानसिक संरचना कह लीजिए, उसमें भी अंतर पाए जाते हैं. ठीक. इमोशनली भी मैं और आप या सभी एक दूसरे से अलग हैं, अंतर पाए जाते हैं. कुछ चीजें सेम हो सकती हैं बट पूरी तरह से सेम नहीं हो सकता. तो इमोशनल लेवल पे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी सांवेगिक रूप से भी हम सभी अलग हैं. ठीक. सांवेगिक अंतर भी हमारे अंदर है. ठीक. इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशली भी हम में डिफरेंसेस हैं. ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बताओ. ये बात क्लियर है सभी को या नहीं है? फटाफट से बताओ, क्या समस्या आ गई. देखो एक बार जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है या नहीं?
सोशली, कल्चरली, जो भी आप कहना चाहें, इन सब बेसिस पे हमारे अंदर अंतर हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है बात? तो हम कह सकते हैं हम बायोलॉजिकली, जैविक रूप से अलग संरचना है हमारी, मानसिक स्तर हम सबके अलग हैं, सामवेगिक रूप से हमारे अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सांस्कृतिक, आप इंडिया में रहते हैं तो आपके जो विचार हैं, जो आपका पहनावा है, जो आपकी थॉट प्रोसेस, खाने से लेकर के लगभग हर चीज़ प्रभावित होती है। आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ की जैसी स्थिति है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स में हम एक दूसरे से अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या इस बात को समझने में नहीं होगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इनहेरिटेड हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपका एक्वायर्ड, यानी अर्जित। उन पे आएंगे अभी। तो हम कह सकते हैं हम रंग में यानी कलर में अलग हो सकते हैं, दिखने में अलग हो सकते हैं, रूप में अलग हो सकते हैं, हमारा बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग हो सकता है, हमारा आकार अलग अलग हो सकता है ना, शेप एंड साइज में हम अलग अलग हो सकते हैं। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें एजुकेशन दी जानी चाहिए, ऐसा वैदिक टाइम से ही, यानी पुराने टाइम से ही इस चीज पे फोकस किया गया है कि जिसके अंदर जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, जो जैसा है बेसिकली व्यक्तिगत रूप से, उसको उस तरह की एजुकेशन अंतरों के आधार पे दी जानी चाहिए। सबको आप सेम डंडे से नहीं हाँक सकते, मतलब डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। इसलिए आपकी इंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंसेस होने चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से आप 40 के 40 बच्चों को पढ़ाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है बात? ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। और ये बात तो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को, भाई ये क्या है, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल को, मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक, एक इंडिविजुअल को किस बेसिस पे शिक्षा दी जाए? जो एजुकेशन है, एक इंडिविजुअल को जो शिक्षा दी जानी है, जो एजुकेशन है, वो किस बेसिस पे दी जानी चाहिए? उसकी एज, क्योंकि आयु के अनुसार भी तो हमारी परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा एडजस्टमेंट का तरीका समाज में या लाइफ के साथ या सिचुएशंस के साथ बदलते रहते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग, एज पर एज और इंटेलिजेंस लेवल या इंटेलेक्ट लेवल, बुद्धि, आयु और बुद्धि के अनुसार एजुकेशन दी जानी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने का, या ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी या साइकोलॉजी, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को बेहतर से तरीके से समझा जा सके, और कई बार हम खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं, है ना? तो हम खुद को बेहतर समझ सकें, बच्चों को बेहतर समझ सकें, और उसके अकॉर्डिंग उसको एट पार क्या दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी इंस्ट्रक्शन दे सकें, जिससे वो एकदम खुश हो जाए इस ड्राइंग की तरह। पता नहीं इसको ड्राइंग कहेंगे भी या नहीं, है ना? तो वेरी गुड निशा, बहुत तेजी से बोल रही हूँ क्या मैं? स्पीड कम करूं? हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को आप एजुकेशन किस बेसिस पे देंगे? उसके इंटेलेक्ट या उसके इंटेलिजेंस लेवल, उसके बुद्धि के स्तर और उसकी आयु के अनुसार उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, क्योंकि हम सभी में इतने सारे रूप में, रंग में, आकार में, इन सब में अंतर है। अगर बात की जाए कि सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात किसने की, तो हम कहेंगे सर फ्रांसिस गाल्टन, जिनको हिंदी में गाल्टन ही लिख देंगे, ठीक। 1869 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, एक 1869 में, जिसको हेरिडेटरी जीनियस के नाम से जाना जाता है। जीनियस यानी वंशानुगत प्रतिभा, या जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक है बात, हेरिडेटरी जीनियस। इसमें इन्होंने बेसिकली पहली बार बात की किसकी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात की। हालांकि इनके अलावा बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बात की, ठीक, चाहे वो जेम्स ड्रेवर हो, चाहे वो आपका स्किनर हो, और भी इस तरह के कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे बात की है, ठीक है। तो सर फ्रांसिस गाल्टन, जिनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, यूपीटेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ यूजेनिक्स, इसको इंग्लिश में भी कृपा करके, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको आप इंग्लिश में एज इट इज समझ लेंगे तो वो आपको हेल्प कर जाएंगे, नहीं तो पेपर में नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में एक बात को बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं, स्पेशली ये पेडागोजी में,
ठीक है, तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है किसको? गाल्टन को। इन्होंने इंटेलिजेंस पे भी काम किया, ठीक, गाल्टन। कैटल ने, जेम्स ट्रेवर ने, इसके अलावा स्किनर ने, गाल्टन ने, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया हुआ है, बट यहाँ महत्वपूर्ण अभी के लिए यही है कि सर फ्रांसिस गैल्टन की एक पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस, 1869 में आई थी, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हुई थी। फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं किसको? सर फ्रांसिस गैल्टन को। और ये मेरी स्पीड बहुत ही 120 के पार जा चुकी है, बट मैं इसको कंट्रोल कर लूंगी। कोई कह रहा है आप भी मास्क पहन करके रखिए। हाँ, मास्क तो पहन के रखेंगे, बट पढ़ाते हुए तो यार बिल्कुल डिस्कशन में मजा खराब हो जाएगा है। खैर, इस रूम में वैसे भी कोई आता जाता है नहीं मेरे अलावा। मुझे बुखार है फिर भी आपकी क्लास देख रहा हूँ। एक कमेंट तो मैंने ऐसा पढ़ा कि 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और फादर किसी के, और वो पूरे करियर विल की सारा कोर्स देख डाला उन्होंने इतने टाइम में। तो ध्यान रखिए, अपनी जो स्पिरिट है उसको बना के रखिए। मुश्किल टाइम में आपकी जो विल पावर और जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपकी विल है, वो बहुत काम आती है ना। खैर, तो ये बात क्लियर हो गई सर फ्रांसिस गैल्टन की, पहले व्यक्ति जिन्होंने बात की इसके बारे में। अब टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे हम। सारी थियरीज भी हो जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, रीट और यूपीटेट के, वो सब हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ये छोटे छोटे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बात, स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाला तो आज मैं, कल एक बार टीम मेंबर है उनको भी बुखार था काफी दिनों से, तो कल मैं एक बार ये शेयर करा दूंगी। एक पीडीएफ बनवानी पड़ेगी ये जो नोट्स हैं, बट फिर भी आप खुद बनाइए, है ना, खुद बनाइए, पीछे करके देखिए, जैसे भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट से बेहतर कोई और आपको दे नहीं सकता। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द यहां तक हो समझने में तो बता दीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। हाँ, पीडीएफ शेयर करा देंगे टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो, थिंग्स विल गेट बेटर ऑब्वियसली। चलिए, आपसे बड़ी हूं मैं, ज्योति वर्मा जी कह रही हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बड़े हैं, वो मैटर नहीं करता, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं आपकी, इतना काफ़ी है, प्यार मोहब्बत से रह लेंगे, ज़्यादा बड़े छोटे की बातें नहीं करेंगे हम, हैं। और लाइक शेयर कर दो यार, क्यों, कहाँ लेके जाओगे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मेन दो ही टाइप्स हैं। एक होते हैं इनहेरिटेड डिफरेंसेस, यानी वंशानुगत प्रकार या वंशानुगत अंतर या विभेद, जो भी आप कहना चाहें। दूसरे होते हैं आपकी एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स या डिफरेंसेस, यानी ऐसे तत्व जिनको हमने इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से या अपनी पहली पीढ़ी से, जेनेटिक मेकअप में वो हमारे हैं। दूसरे जो अंतर हैं वो हैं अर्जित, जिनको हमने अपने एनवायरनमेंट से अर्जित किया है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही खेल है। दूसरी भाषा में अगर कहें तो हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता और दूसरा है वातावरण। ज्यादातर चीजों को जो प्रभावित करने वाले, जो बिल्कुल बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं, जिसको राड़ की जड़ कह सकते हो आप ज्यादातर टॉपिक्स में, वो है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। इन्हीं की वजह से ज्यादातर चीजें जन्म लेती हैं और इन्हीं की वजह से इतने सारे अंतर हमारे अंदर चलते रहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेड डिफरेंसेस यानी वंशानुगत अंतर हैं कुछ हैं एक्वायर्ड, जिनको हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। ठीक है बात, अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं और एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकती है इस टॉपिक की, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग क्या हो सकता है, क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए जिससे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर पाए। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? समझें, बढ़े आगे, तैयार हो, मूड है। फिजिकल डिफरेंसेस यानी ये किस में आएंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स में, जो हमने इनहेरिट किए हैं, जो वंशानुगत तत्व हैं, उनके प्रकार पहले हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्वायर्ड के। ठीक, वंशानुगत अंतर।
ठीक है बात, कोई समस्या परेशानी है तो बताओ। एसएसटी की क्लासेस भी लेने का सोचिए। अरे यार कितनी क्लासेस, अभी पेडागोजी पढ़ लो अच्छे से, टीचिंग एग्जाम में रीढ़ की हड्डी का काम करती है पेडागोजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, उतना संभाल लो। शारीरिक अंतर, फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक अंतर क्या है ये शारीरिक अंतर? भाई आपका जो शारीरिक गठन है वो ज्यादा प्रभावित है किससे? आपके जेनेटिक मेकअप से या इनहेरिटेड ट्रेट्स में से आएगा कि आपके माँ बाप का बॉडी टाइप क्या था। इवन बाल हमारे, आंखें हमारी, आवाज तक बहुत ज्यादातर प्रभावित होती है, बहुत हद तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई मोटा है, कोई देखा होगा कि कोई मोटा ही नहीं होता कितना भी खा ले, तो हो सकता है वो अपनी हेरिडिटी से उस तरह का बॉडी टाइप उसको मिला हो, है ना। कोई कुछ डिजीज भी हो सकती है। तो जो हमारे शारीरिक अंतर है, जो हमारा शारीरिक गठन है, जो हमारा बॉडी टाइप है, वो किससे ज्यादा प्रभावित है? हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स में से है, यानी हमारे हेरिडिटी से हमें मिला है, एक्वायर्ड नहीं है। ठीक, एक्वायर्ड बेसिकली फर्क पड़ेगा एनवायरमेंट का इस पे, बट ज्यादातर जो प्रभावित है वो फिजिकल डिफरेंस किसके कारण है? हमारी हेरिडिटी या इनहेरिटेड ट्रेट्स का हिस्सा है। कोई छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ये सब क्या है? ये अंतर है हमारे सभी के अंदर। तो शारीरिक रूप से भी हम अलग हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़े। दूसरा हो सकता है इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंस, मेंटल लेवल का, यानी आपकी बुद्धि के स्तर में सब में अंतर पाया जा सकता है ना। बुद्धि के स्तर में अंतर हो सकता है। अब ये बुद्धि भी जो है वो हमारे इनहेरिटेड या हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है। आपका जो मेंटल लेवल है, जो आपकी इंटेलिजेंस का स्तर है, वो आपकी हेरिडिटी से, आपके जेनेटिक मेकअप से ज्यादा प्रभावित होगी। होती दोनों चीजों से है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से, बट ज्यादा प्रभाव बुद्धि पे इनहेरिटेंस का पड़ेगा, या हम कह सकते हैं आपके पेरेंट्स का जो इंटेलिजेंस लेवल था वह उसका पड़ेगा, है ना। तो इंटेलिजेंस भी एक तरीके से इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में से है। जो बच्चे क्या कहें, प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड हैं, भाई कोई गिफ्टेड हो सकता है, कोई आपका एवरेज हो सकता है, औसत, है ना, कोई स्लो लर्नर हो सकता है जो धीमे सीखता हो। किसी का IQ 140 तो बहुत ही एक अपने आप में यूनिक है, 140 हो सकता है, किसी का 60 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है, इडियट हो बिल्कुल। ये कैटेगरीज हैं। तो इंटेलिजेंस के स्तर पर भी हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। किसी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को देर लगती है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है बात। सीटेट के लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल चैप्टर्स हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इतने उन्हें देखो, एक बार नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का तब कर देंगे स्टार्ट। इतने वो तो देखो जो पहले से इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं। ठीक। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा टेम्परामेंट है, उसमें भी अंतर पाए जाते हैं, और ये भी हमारी हेरिडिटी से या इनहेरिटेड ट्रेट से ज्यादा प्रभावित हैं। आप देखते हैं जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, जिनके उनके बच्चे भी हो सकता है उस तरह के हों, है ना। तो टेम्परामेंट भी अलग अलग हैं सभी लोगों का। जो क्या कहें, हम बोलते हैं बड़े गर्म मिजाज का इंसान है, तो वो मिजाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी हमारे अंदर अंतर पाए जा सकते हैं। ये भी क्या है, एक इनहेरिटेड ट्रेट है। ठीक। कुछ लोग होते हैं जो धीरे बोलते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली हो सकता है उस तरीके से एक्वायर किया हो। ठीक है। रजिस्टर पेन खत्म, दुकानें खुलती नहीं है, अशोक कुमार कह रहे हैं। और कोई अच्छा बहाना नहीं मिल पाया है? हमको पागल बनाते हैं। कोई बात नहीं, घर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भरी हुई नोटबुक होंगी, उसके पीछे भी कुछ पेजेस होंगे, या फोन वगैरह में भी आजकल तो बहुत सारे एप्स होते हैं। ठीक। डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, कलम दवात का इस्तेमाल कर लो, दीवारों पे लिख लो। देखो, अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, यानी हमारी क्षमताओं में भी अंतर है, हमारी क्षमताओं में भी अंतर है, क्षमताओं के आधार पे भी अंतर पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। कोई है जो जल्दी से चीजों को सीख लेता है, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो साइकोलॉजी का, कोई है जिसे समय लगता है। तो सबके अंदर अलग अलग चीजों को लेकर के एबिलिटीज में भी अंतर है, ये भी इनहेरिटेंस से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है बात, ये बेसिक बात हो गई। आगे बढ़े। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, तो लिंग के आधार पर भी अंतर पाए जाते हैं, और ऑब्वियसली ये इनहेरिटेंस की वजह से, ये हेरिडिटी की वजह से लिंग में अंतर है। अगर हम बात करें तो हमने बात की हुई है कि 22 जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं वो ऑटोजोम्स कहलाते हैं, और जो 23वां पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से लिंग निर्धारण होगा बच्चे का कि वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय या मेल चाइल्ड होगा। ठीक है बात। अगर हम बात करें
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो फेसबुक पे जो लेट्स लर्न ग्रुप है उसमें कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, मैं बोल दूंगी एक बार अपने टीम मेंबर्स को कि एक बार वो चेक कर लेंगे, है ना। खैर, अब डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, देखो जब एक सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं। अभी कुछ लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ लोग मस्ती मजाक के लिए भी आए होंगे। RKC, ठीक है जी। चलिए, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, मेल हैं आप या फीमेल हैं, इस बात का भी अंतर पड़ेगा। ठीक, कुछ चीजों में फीमेल्स ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ चीजों में ज्यादा बेहतर होती हैं मेल से, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है। जैसे भाषाओं की जो भाषिक क्षमता जो है वो फीमेल्स की ज्यादा बेटर होगी, मेमोरी ज्यादा बेटर होगी, जो टेक्निकल स्किल्स हैं या बहुत सारी चीजें वो हो सकता है मेल्स में बेटर हो। तो लिंग का भी प्रभाव पड़ेगा जो रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं कह सकते कि अपनी मर्जी से कुछ भी हम कह दें कि बुद्धि कम या ज्यादा मेल और फीमेल के उस पर होगी। नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट में हो सकता है, किसी एस्पेक्ट में फीमेल्स ज्यादा बेहतर हो, दूसरे एस्पेक्ट में मेल्स ज्यादा बेहतर हो। बेसिकली लिंग का भी अंतर पड़ेगा, है ना। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाने में महिलाएं ज्यादा बेहतर हैं, कुछ कुछ रिसर्च हैं जो अलग अलग बात कहती हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, DEET+B के लिए देख सकते हो ये सीरीज। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का, आप व्यक्तित्व के आधार पर अंतर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। सही गलत हो तो देख लेना, हिंदी में बिल्कुल प्रैक्टिस बची नहीं है। ठीक, वॉट एवर इट इज। खैर, तो व्यक्तित्व के आधार पर भी अंतर होंगे। हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स अलग होते हैं। पर्सनैलिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में है तो पक्का हम पर्सनैलिटी को भी करेंगे। RKC बहुत बढ़िया, फोकस कीजिए। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के आधार पर कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, यानी अंतर्मुखी हैं, कम बोलते हैं, है ना, लिमिटेड सर्कल रखते हैं, हर किसी से अपनी कहानियां नहीं कहते। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स यानी बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी कौन? जिन्हें ज्यादा सोशल हैं, दोस्त बनाना ज्यादा पसंद है, अपनी बातें करना ज्यादा पसंद है, सोशल मीडिया पे भी लगे रहते हैं। तो पर्सनैलिटी का भी टाइप हो सकते हैं, और पर्सनैलिटी टाइप्स के बेसिस पे हमारे अंदर अंतर पाई जाएंगे। तो हर बच्चे की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती। तो आप ये नहीं कह सकते कि जैसा शर्मा जी का बेटा या बेटी करते हैं वैसा ही तुम भी करो, है ना। अंतर पाया जा सकता है, पर्सनैलिटीज अलग हो सकती हैं। हो सकता है मुझे एडवेंचरस चीजों में बहुत इंटरेस्ट हो, मेरी पर्सनैलिटी वैसी हो, बट हो सकता है दूसरे व्यक्ति को ना हो, है ना। मेच्योरिटी की यदि हम बात करें, हो सकता है कि किसी को, मतलब आपके एप्टीट्यूड में भी डिफरेंसेस है ना। बात होती है फिर मेच्योरिटी की, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मेच्योरिटी यानी परिपक्वता के आधार पे अंतर। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। सिर्फ थियरी नहीं आती पेपर में, उसके अलावा भी टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो मेच्योरिटी यानी परिपक्वता के आधार पे। अब मेच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग भी आती है, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी आएगी, आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी आएगी। तो जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, या जिस लेवल पे आप परिपक्वता के हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी चीजों को सोचने का तरीका, आपका रिएक्ट करने का तरीका चीजों के प्रति, आपकी एडजस्टमेंट की, समायोजन की क्षमता, इन सब पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी जो मेच्योरिटी है वो भी प्रभावित करेगी। एप्टीट्यूड ऑब्वियसली, जिसको हम अभिवृत्ति या अभिक्षमता कह देते हैं, ये कहा जाता है कि जन्मजात होता है, बट कुछ हद तक एक्वायर भी कर सकते हैं, कुछ हद तक, बट ज्यादातर जो प्रभाव है वो जन्मजात होगा। एप्टीट्यूड, किसी भी एक स्किल को सीखने की क्षमता आपके अंदर। भाई हो सकता है आप एक टॉपर हो, बट जरूरी नहीं है कि आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड हो, आप बहुत अच्छे से समझा पाए चीजों को, है ना। और इस केस में फिर आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफेशन के साथ। तो इसके इन सब चीजों को जानने के लिए भी टेस्ट होते हैं कि आपके इमोशनल कोशेंट कितना है, EQ कितना है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा सकता है कि आप में किस क्षेत्र में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर करेंगे, है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इन सब चीजों को जानने के लिए भी। तो एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, अभिक्षमता की, तो किसी भी एक स्किल को या किसी भी एक प्रोफेशन में जाने के लिए आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, किसी भी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं, यही आपका एप्टीट्यूड है। ठीक, क्लियर है बात? इतनी बात सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स की। ये सारी बात थी किसकी? इनहेरिटेड ट्रेड्स की, जो हम अपनी हेरिडिटी से गेन कर रहे हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं एक्वायर्ड, यानी जिनको हमने एनवायरमेंट से अर्जित किया है। क्लियर है बात? कोई दुख दर्द परेशानी समस्या यहां तक हो तो बता दो। अरे अर्पिता बहुत बढ़िया, डेली मिलेंगे भाई, डेली मिलेंगे, नजर लग जाती है बीच बीच में। बहुत बढ़िया, सही है।
अच्छा, बहाने नहीं है, हकीकत है दीदी। 15-15 घंटों की पढ़ाई में संसाधन कम पड़ जाते हैं। अशोक कुमार, अगर ये सच है देखो, तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। जो लोग पढ़ने का माहौल है जिनके आसपास, उनको पढ़ना चाहिए। नहीं है तब भी पढ़ो। ये वाला टाइम आपको रिटर्न देगा। जब ये कोरोना जैसी चीजें चली जाएंगी या वैकेंसी अचानक से आएंगी, तो वो लोग बहुत आगे होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है ना। देखिए, सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो सामाजिक विभेद हो सकते हैं। अलग अलग समाज में, इवन अलग अलग क्लास में भी अंतर पाए जाएंगे। आपकी स्ट्रगल हो सकता है एक व्यक्ति की रोटी को लेकर के रही हो पूरे जीवन, हो सकता है दूसरे व्यक्ति का इस बात पे ही समस्या है कि यार मेरे पापा से मेरे अच्छे संबंध नहीं रहे, वो आधी जिंदगी इस बात को लेकर परेशान था, है ना। तीसरा व्यक्ति कोई हो सकता है जिसको देश के लिए कुछ करना था या पता नहीं क्या स्थिति थी। तो जो सामाजिक अंतर है उनका जो बेस है वो क्या है, वो अर्जन है, वो एनवायरमेंट की वजह से। अब जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पैदा हुए, उनकी स्थिति अलग थी। जो स्वतंत्रता के जब संघर्ष चल रहा था भारत में, तब उस टाइम पे थे, उनके लिए सोशल सिनेरियो अलग था। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस प्रभावित करते हैं, अर्जित होते हैं, जो हम जिस समाज में हम पैदा हुए हैं। फिर है अचीवमेंट का स्तर। आपने क्या अचीव किया ये भी तो आपको अलग बनाएगा ना लोगों से, ये बात भी सही है। कल्चरल डिफरेंसेस, जो आपका कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, वो भी क्या है, अर्जित है। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब हेरिडिटी में तो कल्चर नहीं घुसा हुआ, अलग से है, आपने अर्जित किया है उसके एनवायरनमेंट से। आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक तरीके से आप गेन करते हैं लाइफ भर, तो इमोशनल एस्पेक्ट भी। मैम यू आर सुपर्ब, योर वॉइस इज टचिंग। अच्छा, धन्यवाद जी। लर्निंग स्टाइल्स यानी अधिगम की शैलियां। कुछ लोग होते हैं जो विजुअली देख करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। 60% लोग दुनिया में ज्यादातर इसी तरह के हैं, जिनको इमेजेस से, पिक्चर से, वीडियो से देखने में मजा आता है और बेहतर सीख पाते हैं। ठीक है बात। ये इतने सुपर चैट मत करो भाई, हैं, बचा के रखो अमाउंट अपना। विजुअल, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग होते हैं जिनको एक्टिविटी करके ही सीखना पसंद है, ठीक। और कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी, जिनको सुन करके सीखना ज्यादा पसंद है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें से 60-65% विजुअल होते हैं, 25-30% ऑडिटरी, और फिर बाकी के 5% एक्टिविटी करके सीखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनको इस अमाउंट की ज्यादा जरूरत है वहां दान कीजिए, कोई बात नहीं। खैर, लैंग्वेज सबकी अपनी श्रद्धा है। भाषा की यदि हम बात करें, भाषा के आधार पे भी अंतर पाए जाएंगे। भाई आप हिंदी जानते हैं तो उस तरह का आप साहित्य पढ़ेंगे, उस तरह की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बेसिकली भाषा भी एक्वायर्ड है। आप अगर भारत में पैदा होकर के अमेरिका चले जाते तो वहां की भाषा एक्वायर कर ली होती आपने, तो भाषा भी एक्वायर्ड है। एटीट्यूड आपका एक्वायर्ड है। देखो, 2 चीजों में अंतर समझिएगा। एप्टीट्यूड इज आपकी अभिक्षमता, कि आप किस स्किल में बेहतर करेंगे, क्या सीखने की क्षमता आपके अंदर है, ये है इनबॉर्न। एटीट्यूड आपके आइडियाज, आपका बिलीफ, आपके बिलीफ्स किसी भी चीज के प्रति, वो जो आपका नजरिया है एक तरीके से, दैट इज एटीट्यूड। ये एक्वायर, ये समय के साथ गेन होता है एनवायरनमेंट से, इसको लेकर के पैदा नहीं होता कोई एटीट्यूड को। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हो गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैसे तो हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, यानी वो कारक जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली हेरिडिटी है, आपकी आनुवांशिकता, जो आपको अपने जीन्स से मिले हैं फैक्टर्स। एनवायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। आपकी कास्ट, रेस एंड नेशन, जिस कास्ट में इवन आप पैदा हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगी, आपके टेम्परामेंट और आपके पूरे जीवन शैली को। आप जिस रेस से हैं, जिस नेशन यानी जिस राष्ट्र से हैं, वो भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में योगदान देगा कि आप भिन्न होंगे बाकी लोगों से। इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि का स्तर, और एजुकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए एजुकेटर्स को चाहिए, लर्नर्स को, टीचर्स को या पूरी नेशन को चाहिए कि हम बेहतर एजुकेशन दे पाएं। ठीक, तो शिक्षा, बुद्धि, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर सही रूप में चीजें हो गई इन सब में, तो बेहतर तरीके से प्रभावित करेंगे। अगर नेगेटिवली कर सकते हैं, अगर नेगेटिवली इन चीजों को यूज किया गया या अवेलेबिलिटी जो थी वो नकारात्मक हुई, तो ठीक भाई, हेरिडिटी से आप बीमारियां भी एक्वायर कर सकते हैं और आप विशेषताएं भी एक्वायर कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें, इसके दोनों ही पहलू हैं, क्योंकि ये प्रभावित करते हैं। ठीक है बात। अब अगर हम बात करें आपका सेक्स डिफरेंस, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति की वजह से कितनी हद तक बच्चा प्रभावित हो सकता है। भाई वो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो सकता है। ऐसी स्थिति है जिनको खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है,
वो अलग है या वो प्रभावित करता है आपके अलग होने में, है ना। एज आपकी किस, हर एक एज के अकॉर्डिंग बेसिकली हर एक एज का बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्शन देगा, पर्सनालिटी के डिफरेंसेस, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है मेन पॉइंट पे जिसको कहते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक अनुप्रयोग। इस टॉपिक को आप क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे एज अ टीचर, ठीक। शैक्षिक अनुप्रयोग, ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है। इंग्लिश कम बोला करो मैम, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। रवि कुमार, ये बेसिक से वर्ड्स हैं यार जो आप सभी को पता ही होने चाहिए, क्योंकि आप अगर 5वीं तक के भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो दोनों ही भाषाओं का इतना ज्ञान कि आप एटलीस्ट समझ पाए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ बाइलिंगुअल ही चलूं, बाकी और ज्यादा कोशिश कर लूंगी आप कह रहे हैं तो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट हो गया। आगे की तैयारी कीजिए, अब नौकरी की तरफ बढ़िए, है ना, बहुत खुशी की बात है। डेली मिलेंगे 9:35। देखिए इतनी बात क्लियर है। कोई कह रहा है ये इस वाला बंदा कौन है, ये इंस्टाग्राम की बात है ना, इंस्टाग्राम पे ही छोड़ दिया करो। वैसे ही संडे वार्ता नहीं हुई है 2 हफ्तों से, बता देंगे अगले हफ्ते बता देंगे। अरे वो एक सीरीज आई है ना TVF की, एस्पिरेंट्स करके, उसमें वो जो मेन कैरेक्टर है कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, कितना इंटरेस्ट है एजुकेशनल। इतना तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है जितना आप लोगों को आ गया है। देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक अनुप्रयोग। टीचर, एज अ टीचर आप क्लासरूम में क्या क्या करें जिससे बेहतर तरीके से जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो सके, है ना, उसके लिए बेहतर आप सोच पाए। ठीक है, तबीयत बेहतर है जी जयराज। तो आप क्या करें, एक तो जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे दी जानी चाहिए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका जो भी माहौल है, आपकी आर्थिक स्थिति से लेके हर चीज को ध्यान रख करके आप सेंसिटिव हो, संवेदनशील बने और उस तरह की एजुकेशन बच्चे को दे, उस तरह का मेथड यूज करें जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है अगर हिंदी में कहें तो विभेदी अनुदेशन कहेंगे इसको। विभेदी, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चल रही हूं अभी, अनुदेशन, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एक ही दिन लगा दूंगी तो कल छुट्टी हो जाएगी वीकनेस के कारण, ठीक। विभेदी अनुदेशन क्या है, देखिए एक बार, जहां भी पेडागोजी पूछी जाती है, अभी कहाँ वैक्सीन मिला है भाई, बाय बाय RKC, लव यू मैम 3000, अच्छा धन्यवाद। आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत खुशी की बात है। दीदी एटीट्यूड की कमियां कैसे करें, बदलिए, एटीट्यूड को बदलना संभव है, एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड है ये, है ना। देखो आ जाओ वापस से इधर आ जाओ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन है क्या, विभेदी अनुदेशन है क्या, जिनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में लगा लो, ठीक है। मैम नहीं, मन नहीं लग रहा था आपके बिना, अच्छा फिर ठीक है, अभी तो डेली पढ़ ही रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी, आप सभी का धन्यवाद इंतजार करने के लिए। अगर हम बात करें विभेदी अनुदेशन की, मतलब बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके लेवल को देखते हुए यानी एप्टीट्यूड, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आप मेथड का इस्तेमाल करें जब जहां जैसे मेथड की जरूरत है। तो बच्चे के अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन ना दें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबके लिए सेम तरीका। अब एक बच्चा है जिसको बोल करके नहीं अच्छे से वो बता पाता अपनी बात को, तो आप कहोगे भाई लिख करके बता दो, कोई असाइनमेंट दे दिया दूसरे तरीके का जिस तरह से वो अच्छे से समझ पाता हो। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बजाय आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे कि बच्चे की नीड, उसकी
एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप मेथड चूज करेंगे. दिस इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक. मतलब सभी को एक डंडे से ना हाँक करके उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनकी एबिलिटी को ध्यान में रख करके आप अपनी इंस्ट्रक्शन, अपने मेथड में परिवर्तन करेंगे. ये जरूरी है. ठीक. दूसरी बात अगर हम करें तो एक वर्ड होता है एबिलिटी ग्रुपिंग. एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया आपने बच्चों को. अगर ये करना पड़े, एबिलिटी ग्रुपिंग यानी क्षमता समूहन कहते हैं इसको हिंदी में. अगर ये करना भी पड़े, क्षमता समूहन यानी समूह में बांटना क्षमता के अनुसार बच्चों की, ये भी दो प्रकार से आप कर सकते हो. एक तो आप होमोजीनियस ग्रुप्स बना सकते हो, होमोजीनियस ग्रुप्स बना सकते हो. यानी क्या कहोगे इसको आप? सम क्षमता या मतलब एक जैसी क्षमता, सेम एबिलिटी वाले बच्चे जिस ग्रुप में हो. 60% लाने वाले बच्चे हैं तो 60% लाने वाले बच्चे हैं. सेम एबिलिटी के आधार पे ग्रुपिंग, एक समान जिनकी क्षमताएं हैं. दूसरा हो सकता है ग्रुप आपका हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग. हेट्रोजेनस ग्रुपिंग का मतलब है विषम क्षमता कह लीजिए आप. यानी अलग अलग डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे एक ग्रुप में डाले हुए हैं. कुछ जल्दी सीखते हैं, किसी को किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, मतलब एक दूसरे से बेहतर सीख पाएंगे वो. तो हेट्रोजेनस ग्रुप्स बेटर होते हैं. अगर हम बात करें, वेरी गुड अशोक कुमार, अगर हम बात करें होमोजीनियस की बजाय, होमो का मतलब ये सेम. ठीक. हेट्रोजेनस ग्रुप्स बेटर हैं क्योंकि वहां अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक दूसरे के साथ सीख पाएंगे. बहुत बहुत बढ़िया माधिया, एक बार मेल कीजिएगा, अच्छे मार्क्स हैं आपके. ठीक. इतनी बात बिल्कुल क्लियर है. तो हेट्रोजेनस को हम इंपॉर्टेंस दें बजाय कि होमोजीनियस की बजाय. बट कई बार क्या होता है, आपको पता है कि कुछ बच्चे हैं जो पीछे पिछड़ जा रहे हैं क्लास में, तो उनका एक जैसे बच्चों का ग्रुप बना करके उनको अलग से भी आप पढ़ा सकते हो. तो इस तरीके की चीजें भी पॉसिबल हैं. ठीक है बात. आप एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे, कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट करें बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए. कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट करें जहां बच्चे मोटिवेटेड फील करें. ऐसा एनवायरमेंट हो स्कूल का जो एनवायरमेंट में क्या है आपका, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, सामाजिक सोशल एनवायरमेंट हो सकता है, क्लासरूम एनवायरमेंट हो सकता है, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं. तो आप क्लासरूम एनवायरमेंट को अच्छा रखें जहां पे बच्चा एक्सेप्टेड फील करे कि उसको भी एक्सेप्टेंस मिलती है. ठीक. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या है कंफर्टेबल, टीचर मोटिवेटर की तरह काम करे. टीचर एज अ मोटिवेटर काम करे, अभिप्रेरणा देने वाले व्यक्ति के रूप में काम करे. भाई टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि आए और टॉपिक बताया और चले गए. आपके अंदर वो जोश, वो एनर्जी भर पाए, तो टीचर मोटिवेट कर पाए बच्चों को. जब मुश्किल का समय हो या इंटरेस्ट ना बन पा रहा हो तो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए. वो जो थॉर्नडाइक का लॉ है कि रेडी कर पाए उनको समझाने के लिए. ठीक है बात. तो टीचर एज अ मोटिवेटर वर्क कर पाए, मोटिवेट कर पाए बच्चों को, इस तरीके का माहौल हो. क्लियर बात है? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक की बात को समझने में हो तो बताइए. आज के लिए इतना ही है. ठीक हो जाऊंगे यार मैं धीरे धीरे. अब मन नहीं लगता छुट्टी करके ना क्लास की. हाँ चलिए बहुत बढ़िया. तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं. ये एक छोटा सा टॉपिक था. क्वेश्चंस भी हम करेंगे धीरे धीरे, कभी कभी बीच में करेंगे, कभी कभी अलग से करेंगे. अभी टॉपिक आपके बहुत सारे हैं. एक कॉन्फ्लिक्ट्स का टाइप है, शायद कल हम वो करेंगे. तो जो लोग इस टाइम पे पढ़ के सीरियसली नोट्स बना पा रहे हैं ना, उनको ये चीज़ें हेल्प करेंगी. ठीक. चलिए ध्यान रखिए, कल मिलेंगे. इसके अलावा वो जो पेडागोजी स्पेशल बैच अपना चल रहा है वहाँ करियर लैब पर, इस मंथ थोड़ी सी तबीयत खराब रही, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही रखे हैं. अगर लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो. जिनको डेली बहुत लगता है कि डेली हमें 1-1.5 घंटा रिग्रेस होकर के पढ़ना है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी जो 4000 MCQ वाली बुक है वो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है. तो जिनकी लगता है बहुत अच्छी तैयारी, तो प्रैक्टिस करने हैं. 4000 MCQs उसमें है. इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपके मन में कुछ भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. टॉपिक्स अभी हम इसमें करेंगे, मैं एक दिन में बता भी दूंगी कौन से टॉपिक हो गए, कौन से रहते हैं. अभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. और कल मिलेंगे 9:30 नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाकी आप सभी का धन्यवाद पूरे सपोर्ट के लिए इस दौरान. अब कल डिस्कशन करेंगे. ठीक है बात.
चलिए टेक केयर, ध्यान रखो, कल मिलते हैं।